जब तक मैंने यूट्यूब पर आकर जाकिर नाइक जैसे को खुली चुनौती नहीं दी, तब तक मुल्ले मौलवियों तथा पादरियों ने सनातन धर्म को नीच कहने तथा सिद्ध करने के भरसक प्रयास किए। केवल 3 वर्ष के अंदर अंदर यूट्यूब से इन सभी दुष्टों का नाम और निशान थैंक्स भारत परिवार ने मिटा दिया है। जब यूट्यूब आदि पर दुष्टों ने घुटने टेक दिए तथा पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियों ने भी मेरा समर्थन कर दिया, तब मैंने यूट्यूब को छोड़कर धरातल पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। कल्पना कीजिए कि यदि मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक कुरान का कोई अंग्रेजी भाषा अथवा संस्कृत भाषा में तर्जुमा अर्थात भाष्य कर दे और सारी मुस्लिम जाति फिर उसे ही कुरान मानने लग जाए, तो क्या वो असली कुरान मानी जाएगी? ऐसे ही यदि ईसाइयों की बाइबल कोई संस्कृत में लिख देवे, तो क्या सारे ईसाई उस संस्कृत वाली बाइबल को ही असली मान लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से संसार की एक महान जाति है आर्य अर्थात हिंदू। इनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ। इनके धर्म ग्रंथ अर्थात वेदों को मैक्स मुलर, कीथ आदि अनेकों विदेशियों ने अपनी भाषाओं में लिख दिया। उन्हीं को देखकर कुछ देश वाले स्वघोषित विद्वानों ने फिर अपनी भाषा में लिख दिया। फिर उसे ही वेद कहकर बेचा गया और पढ़ाया गया। सोचकर देखिए, क्या ऐसी जाति को धर्म का ज्ञान हो सकता है? मैं मानता हूँ बाइबल भी नहीं। इसीलिए आज भारत देश के अधिकांश हिंदू अपने धर्म से दूर हो चुके हैं अथवा नाम मात्र ही उसका दिखावा करने हेतु मंदिर आदि में जाना ही धर्म समझ बैठे हैं। गुलामी के समय में धर्म ग्रंथों और धर्म से आई गलत बातों को आज़ादी मिलने के बाद हटाना तो दूर, हम उन्हीं को धर्म समझ बैठे जो वेदों में अधर्म है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे प्रश्नों के मेरे उत्तर आपको आश्चर्यजनक लगेंगे अथवा लगते होंगे, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा बताया नहीं और आपने पढ़ा भी नहीं। आप ये भी जानते हैं कि मैं प्रत्येक विषय पर तर्क व प्रमाण के आधार पर अपने प्राचीन सत्य ज्ञान को, जो ऋषि महर्षियों तथा विशुद्ध वेदों का ज्ञान है, उसको ही आपके समक्ष रखता हूँ। अतः बुद्धिपूर्वक इस पुस्तक के विषय पढ़े और फिर समझे। निश्चित रूप से हजारों लाखों वर्षों की मानवीय सभ्यता का इतिहास और संसार के अनेकों रहस्यमयी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर आप खोजने में समर्थ हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वैचारिक लड़ाई कैसे लड़े? 21वीं सदी में लड़ाई हथियारों से अधिक विचारों की है। यह विचार ही है जो किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा कौम को निर्दोषों को मारने की प्रेरणा दे सकते हैं अथवा किसी व्यक्ति तथा कौम को मानवता की रक्षा करने की प्रेरणा दे सकते हैं। भारत में वैचारिक लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज देश में 2 प्रकार की विचारधाराएं आमने सामने हैं। एक वो लोग हैं जो भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, इतिहास तथा महापुरुषों में विश्वास करते हैं तथा दूसरे वो लोग हैं जो सभ्यता, संस्कृति तथा इतिहास से उन बातों को निकालते हैं जो देशभक्तों का मनोबल तोड़े। यदि इतिहास में ऐसा कुछ नहीं होता तो ये लोग शास्त्रों में तथा इतिहास में ज़बरदस्त मिलावट कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप रोमिला थापर जैसी घोर पक्षपाती इतिहासकार, जिसने भारत के पूरे इतिहास को विकृत कर दिया है और विद्यालयों में उसी की इतिहास की पुस्तकों को पाठ्य पुस्तक माना गया है। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत है राष्ट्रवादियों से बात बात पर प्रश्न पूछना तथा मिलावटी तथा पक्षपाती लेखकों के तथ्य देकर देशभक्तों का अपमान करना। देश की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि वो बहुत जल्दी भावुक होकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। यही तो वो लोग चाहते हैं। प्रश्न पूछने की उनकी तैयारी पूरी होती है। उनके प्रश्न यूनिवर्सिटी में ऐसे तैयार किए जाते हैं जैसे लैब में नई नई दवाइयाँ तैयार होती है।
इन लोगों की विशेषता होती है कि ये कभी भी किसी एक प्रश्न पर टिके नहीं रहते हैं। जैसे ही आप एक बात का उत्तर देते हैं, ये दूसरा विषय उठा लेते हैं ताकि आपको मानसिक रूप से परेशान किया जा सके। ऐसे लोगों से निपटने के लिए देशभक्त लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। प्रश्न उत्तर द्वारा किसी भी हल तक पहुँचने के कुछ नियम होते हैं, अतः कुछ साधारण नियमों का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न पूछने वाले से पहले उसकी मान्यता अवश्य पूछें। इनकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि ये लोग आप क्या मानते हैं यह तो बताते हैं नहीं, जबकि आपकी मान्यता पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अतः इनकी मान्यता स्पष्ट पूछ लेवे ताकि प्रश्न उत्तर करते समय आप भी इनसे प्रश्न पूछ सकें। बार बार नए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास न करें। इसका कारण यह है कि पहले एक प्रश्न का हल होना चाहिए। जब आप इनको सही उत्तर देने लगते हैं तो ये लोग तुरंत दूसरे प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। जब तक एक प्रश्न पर ये अपनी गलती स्वीकार न कर ले तब तक आगे न बढ़े, अन्यथा ऐसे लोग अपने साथ साथ आपके जीवन का भी अमूल्य समय नष्ट कर देंगे। प्रथम तो ये लोग सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए प्रश्न नहीं पूछते हैं। यह आप निश्चित जान लीजिए। इनका उद्देश्य केवल आपको नीचा दिखाना तथा आपके पूर्वज व संस्कृति पर हमला करना होता है। अतः यदि आप उनके प्रश्न का ठीक उत्तर दे भी देंगे तो ये लोग गलती स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु यदि ये आपके उत्तर को मानकर ये कहे कि चलो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, तो आप उनको रोक देना। उनके एक प्रश्न का हल करने के बाद जब वे अपनी गलती स्वीकार कर लेवे तब एक प्रश्न आप उनसे पूछे, आप बार बार किसी प्रश्न का उत्तर क्यों देते हैं? क्या वो लोग न्यायकर्ता है और आप कोई अपराधी है? इनकी एक और विशेषता होती है कि ये अपनी मान्यता पूछने पर भी नहीं बताते हैं। पूछने पर कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं मानते हैं, जो अच्छा है वही मान लेते हैं। ऐसा कहकर यह आपके हाथ काट देते हैं। ऐसे लोगों से आप तो कुछ प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं। लोगों की भलाई की बातें करना, लोकतंत्र की बातें करना, सभ्यता व संस्कृति को थोथा कहना इनकी विशेषता है। किंतु जब आप इनसे प्रश्न पूछेंगे कि श्रेष्ठ समाज की किन मान्यताओं से बनेगा, तो ये लोग कोई समाधान नहीं दे पाते हैं। यदि मुंह खोल भी देंगे तो आप तुरंत इनकी चालाकी पकड़ सकते हैं। अतः ऐसे लोगों को समाधान देने के लिए पूछे ताकि आप उनसे प्रश्न पूछ सके। यदि ये कुछ मानते ही नहीं हैं तो आपसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? अतः ऐसे लोगों से चर्चा करते समय अपनी और सामने वाले की मान्यता स्पष्ट रखें, अन्यथा ये लोग आपको किसी एक विषय पर ठहरने ही नहीं देंगे। देशभक्त लोगों को कभी भी बचाव पक्ष में नहीं रहना चाहिए। इस प्रतीक्षा इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि पहले हमें कोई कुछ बोलेगा अथवा पूछेगा तब हम उनको उत्तर देंगे। सदा विरोधी पर उससे पहले वैचारिक दावा बोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो वे अवश्य करेंगे। यह सत्य है कि अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, अर्थात रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं धावा बोलना। इसीलिए कभी भी रक्षात्मक नहीं होना चाहिए। एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस सरकार में जब देश रक्षात्मक प्रणाली से चल रहा था तो देश में इतने बम धमाके होने लग गए थे कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। देश के सुरक्षित स्थानों पर भी बम विस्फोट होने लगे थे। सरकार की ओर से पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए आक्रामकता कभी नहीं दिखाई गई। बीजेपी की मोदी सरकार बनने के बाद 6 वर्षों में एक भी बम धमाका सुनने को नहीं मिलता है। आतंकवादी केवल कश्मीर तक सीमित कर रह गए और वहाँ भी उन्होंने जब सैनिकों पर हमले किए तो उन देश के दुश्मनों को कुचल देने के सीधे आदेश दिए गए।